ओके, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, इस लेसन में हम लोग लंबाई और अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल, लिव्स इन अ टाउन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा 11 साल की एक लड़की है और वो हरियाणा के एक शहर में रहती है, एक टाउन में, छोटे से शहर में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, और क्लास का नया साल शुरू हो गया है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। चूंकि दीपा की हाइट बढ़ गई है तो उसे एक न्यू यूनिफॉर्म चाहिए। हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप, उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान में ले जाती है। शी आस्क्स फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस, और 2 मीटर कपड़े के लिए वो बोलती है दुकानदार को। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रॉड। तो आप जो दुकानदार है वो कपड़े नापने के लिए एक मेजरिंग रॉड का इस्तेमाल करता है। एंड आप सबने भी देखा होगा कि जब कपड़े की दुकान में वो स्केल, छोटे से स्केल या वो टेप का इस्तेमाल नहीं करते। एक लंबा सा रॉड उनके पास होता है जिसमें मार्क किया हुआ रहता है 1 मीटर, वो 1 मीटर का ही होता है, उससे वो मेजर करते हैं। देन द टेलर टेक्स आर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। उसके बाद वो टेलर के पास गए सिलवाने, तो वहाँ में टेलर ने जो मेजर किया वो उन्होंने टेप की मदद से किया। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुला, 4 फिंगर्स विड्थ। और उसकी माँ ने दुकानदार से कहा, जो टेलर है उनसे कहा कि आप जो है जो यूनिफॉर्म की लंबाई है वो 4 अंगुली ज़्यादा रखिएगा। तो वो गर्ल सोच रही है, आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट ऑफ द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स। वो सोच रही है कि क्या दीदी के ज्योमेट्री बॉक्स में जिस तरह का स्केल होता है क्या उसी से मिलता जुलता है टेप और रॉड। तो और दूसरा सवाल उसके मन में आता, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुला, और माँ ने जो 4 अंगुला कहा था उसका मतलब क्या है। तो एक्चुअली टेप एंड रॉड जो है वो स्केल के ही समान होता है, खाली लंबाई में अंतर होता है। रॉड एक फिक्स्ड एक का होता है और 1 मीटर का होता है, एंड टेप जो होता है वो भी मेजर कर सकता है, वो भी 1-1.5 मीटर का होता है। आई गेस, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कितना मीटर होता है। एंड वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे मोड़ सकते हैं, लचीला होता है। दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग्स देम। और वो जो भी उसके साथ घटना हुआ था, जो भी देखी थी, वो जाके अपने दोस्तों के साथ में वो शेयर करती है बात, एंड सब डिस्कस करने लगते हैं। हाउ डू वी मेजर? हरदीप सेज, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। तो हरदीप बताता, हाँ मैंने भी अपनी दादी को देखा है कि किस तरह से हाथ का इस्तेमाल करके नापती है कपड़े को। हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर मेजर्स द लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड्स इनटू बेड्स? ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, सेज पद्मा। और पद्मा बताती है, क्या तुमने कभी किसान को देखा है अपने खेत को किस तरह से नापता है? तो वो बोलता है कि वो चलता है ना, जितने कदम हुए उसके, जितने स्टेप, जितने स्ट्राइड्स लंबे हैं, मैंने जितना दूर वो चल पाया एक कदम के हिसाब से वो नापता है। ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स दे यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर। तो बोलते नहीं नहीं, केवल वो कितना दूर चला उससे नहीं, कभी कभी अपने पैर के जो फीट है उसकी लंबाई से भी वो नापते हैं। दीपा सेज एक्साइटेडली, दीपा बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है, मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन, लेट अस आल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। बोलती है कि बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके, जैसे कि हैंड, जैसे कि हैंड स्पैन, मैंने 1 बित्ता 2 बित्ता जो हम नापते हैं, या फीट या स्ट्राइड। बोलती कितना इंटरेस्टिंग होता होगा, कितना फन होता होगा, उससे नापने में मजा आता होगा, चल हम भी करते हैं। तो व्हाट शुड बी मेजर? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम, सेज तस्नीम। अब सोचिए भी क्या मेजर करें, तो देखते हैं कि क्लासरूम में जो टेबल है तो वो डिसाइड करते हैं कि लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? बोलते आप बताओ कौन से बॉडी पार्ट से मेजर करें? तो दीपा सेज, लेट अस यूज अवर हैंड स्पैन। तो बोलते हैं कि हैंड स्पैन का इस्तेमाल करते हैं, बित्ते का इस्तेमाल करते हैं। आई विल शो हाउ टू मेजर टू यूज इट, आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बलिश्त। तो कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं, जो भी है, हमारे यहाँ तो बित्ता बित्ता ही बोलते हैं। तो फिर वो बोलती है, हाँ मैंने देखा है अपनी मम्मी को किस तरह से मेजर करती है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो दिखाती है जैसे पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों के फिगर 5.1। हरदीप एड्स, ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स। और सभी को बोलते हैं चलो हम लोग नोट कर लेते हैं कि किसका कितना बित्ता हुआ। यहाँ टेबल 5.1 यू कैन सी, अनीश का है स्लाइटली मोर देन 13, मैंने 13 बित्ते से थोड़ा सा ज्यादा है। पद्मा का 13, तस्नीम का स्लाइटली लेस देन 13, दीपा का बिटवीन 13 एंड 14, एंड हरदीप का 14 हुआ। तो पद्मा सेज, देखो यहाँ दिख रहा है कि सबका कितना अलग अलग आया है। पद्मा सेज, ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बोलते अरे सबका हैंड स्पैन अलग अलग आया। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल? तो आप कोई अगर पूछेगा कि टेबल कितना लंबा है, तो हरदीप बोलेगा 14 बित्ता लंबा है, पद्मा बोलेगी 13 बित्ता लंबा है, अनिश बोलेगा नहीं नहीं 13 से भी कम है। तो ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट है। तो तस्नीम सेज, आई कैन गेस आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं गेस कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे सबका हैंड स्पैन जो है अलग अलग साइज का है। अनिश गिव्स एन आइडिया, let us check this, बोलते चलो हम चेक करते हैं। so all of them put their hand spans along each other and arrive at the conclusion that the length of their hand spans are different। और सब बोलते चलो हम लोग सभी को एक दूसरे के बगल बगल में हाथ रख के देखते हैं कि क्या हम सबका बित्ता सेम है कि अलग अलग है। तो जब देखते हैं तो बोलते नहीं सबका अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा जो है बिल्कुल सोच के बोलती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, है ना, वो समझदारी के साथ बोलते हो। अब मुझे समझ में आया कि क्यों लोग स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
वो फिक्स्ड होता है एंड आपका हैंड स्पैन चेंज होता है। जिसकी हाथ बड़ी होगी उसका हैंड स्पैन बड़ा होगा, जिसका हाथ का साइज छोटा होगा, छोटा बच्चा होगा तो उसका हैंड स्पैन का साइज छोटा होगा। तो ये चेंज होता है, तो उससे नापना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको कोई यूनिफॉर्म मेजरिंग का मेथड इस्तेमाल करना होगा। Deepa and her friends compare the length of the table with the length of their handspans. The length of the table is expressed in terms of their handspan. Here, the handspan used for the measurement is an example of a unit. तो यहाँ में जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं मेजर के लिए वो एक यूनिट हुआ। तो हैंडस्पैन एक यूनिट है, एक यूनिट, दो यूनिट ऐसा। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, ए नंबर एंड अ यूनिट। तो अगर आप बोलेंगे कि पद्मा ने जब टेबल नापा तो कितना हुआ, तो आप बोलोगे 13 हैंड स्पैन्स। तो ये 13 जो है वो एक नंबर हो गया एंड जो हैंड स्पैन है वो इसका यूनिट हुआ। यानी कोई भी चीज आप जब एक्सप्रेस करते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक नंबर होता है एंड दूसरा एक यूनिट होता है। For example, if the length of the table is found to be 13 hand spans, then 13 is the number and hand span is the unit selected for the measurement. जैसे अगर हम बोलेंगे कि किसी चीज का मेजर किया, मैंने और बोला कि 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 is the number and सेंटीमीटर is the unit। अगर मैं बोलूँगी 10 मीटर, तो अगेन 10 is the number and मीटर is the unit। इस तरह से तो कोई भी चीज आप जब मेजर करके एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबर होगा एंड दूसरा जो यूनिट जिसमें आपने नापा। जैसे अगर मैं नाप रही हूँ नारियल का तेल, अगर मैं बोल रही हूँ 50 ml, तो 50 is the number, ml is the unit। So, however, handspans and other similar units such as the length of the hand, foot, fist, or fingers differ from person to person. Thus, there is a need for a unit for which measurement of the same length made by different people do not differ. तो चूंकि हैंड स्पैन यानी आपका बित्ता या उसी के जैसे और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, हैंड हो सकता है, फूट यानी पैर हो सकता है, फिस्ट यानी मुट्ठा हो सकता है, मुट्ठी, या फिंगर्स यानी उंगली हो सकता है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए मेजर करने के लिए जो सेम होगा, चाहे मैं मेजर करूँ, चाहे आप करो, चाहे कोई और करे, है ना, और वो डिफर ना करे। तो इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। तो अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही रिच है, खास करके मेजरिंग सिस्टम्स को लेकर। अंगुला यानी कि फिंगर का विड्थ, अंगुली की चौड़ाई जो है, मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, धनुषा एंड योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। आप पुराने लिटरेचर में देखेंगे तो आपको अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स नजर आएंगे, जैसे कि अंगुला, धनुषा एंड योजना। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। तो ये इस्तेमाल होता था अलग अलग चीज़ों को बनाने में, कोई भी आर्टिफैक्ट्स बनाने में या कोई भी आर्किटेक्चर में, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाने में या कोई भी टाउन के प्लानिंग में जब कहीं आप ड्रॉ करते हैं तो इन सब का इस्तेमाल होता था। अंगुला इज स्टिल यूज्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल लाइक कारपेंटर एंड टेलर। तो अंगुला जैसे उसकी माँ ने जाके टेलर को बताया था 4 उंगली बढ़ा दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि अंगुला का इस्तेमाल और भी क्राफ्ट पर्सन करते हैं, जैसे कारपेंटर भी करता है। अगर हम बोलेंगे कि अच्छा टेबल की चौड़ाई 4 उंगली बढ़ा दीजिएगा, तो ही विल अंडरस्टैंड कि अच्छा, तो कारपेंटर एंड टेलर आज भी इस्तेमाल करते हैं अंगुला को। Several objects with ruled markings which would be scales have been excavated from sites of Harappan civilization। और जब हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब वहाँ में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुआ तो देखा गया कि वहाँ में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले जिसमें मार्किंग किया हुआ है। जैसे हमारे स्केल में मार्किंग रहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा, मिलीमीटर सब, तो वैसा वहाँ भी कुछ मिला जिसमें कि कुछ मार्किंग्स किए हुए थे। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में बहुत पहले से मेजरमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। Now let us move on to standard units. Several systems of units evolved with time in different parts of the world. तो जैसे जैसे जब मेजरमेंट आया तो मैंने बताया उसमें दो पार्ट होते हैं, एक यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इवॉल्व हुआ, उभर के आया। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. लेकिन जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने लगे और जब मेजरमेंट्स बताने लगे तो बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। जैसे कि अगर कोई बाहर से आया, कोई बता रहा है कि मेरा घर मंदिर से, या मंदिर तो नहीं होता वहाँ, या एक वहाँ अगर वो बताने लगा कि अच्छा 1 मील की दूरी, मैं 1 मील की दूरी सफर करके आया, 2 मील चल कर आया, या अगर वो बोलने लगा 1 फुट 2 फुट, तो हमें समझ में नहीं आया, दूसरों को नहीं समझ में आता, हमें ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम तो कुछ भी मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। यहाँ में हम फुट का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ मील का इस्तेमाल या माइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से पहले भी ज़माने में ऐसा था, तो कंफ्यूजन होने लगा। दिस लेड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सभी कंट्रीज ने मिलकर के जब ऐसा कंफ्यूजन होने लगा तो सबने तय किया कि चल मिलते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं और एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम सब मिलकर अडॉप्ट करते हैं, हम सब उसी को फॉलो करेंगे। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। तो इस तरह से अभी जो हम मेजरिंग करते हैं, आप कहीं में भी जाओगे, आप जब कोई चीज़ मेजर करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट में, जैसे लेंथ है तो आप मीटर में ही बताओगे, है ना, आप मास है तो आप केजी में ही बताओगे, आप किसी का जब टाइम है तो आप सेकेंड्स में ही बताओगे। एंड इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, एंड या जिसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे नीचे दिया है ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो आप कहीं भी जाओ, आप लेंथ को मीटर में ही आप एक्सप्रेस करो तो सब समझ जाएंगे कि अच्छा कितना है। इट्स सिंबल इज स्मॉल m। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। अब बगल में आपको मीटर स्केल दिखाया जा रहा है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो आप जब मीटर का स्केल लोगे तो आपको दिखेगा उसमें मार्किंग किया हुआ, हर 1 सेंटीमीटर में मार्किंग किया हुआ है ना, तो यानी हर एक डिवीजन का मतलब 1 सेंटीमीटर है। यू मे बी फेमिलियर विद स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, शोन इन
फिगर 5.3 नीचे जो ग्रीन स्केल दिख रहा है वो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है उसमें 15 सेंटीमीटर तक ही रहता है। उसमें भी आपको नजर आता है जो बड़े बड़े मार्किंग्स हैं लंबे वाले, दैट इज इन सेंटीमीटर, और उसके अंदर भी बहुत छोटे 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 1 सेंटीमीटर को फिर 10 हिस्से में किया गया है, एंड वो हो गया जो सबसे स्मॉलर वन है वो हो गया मिलीमीटर। तो लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज मार्किंग्स इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15। तो बोल रहे हैं स्केल को देखिए, उसमें सेंटीमीटर का मार्किंग है 1 से लेके 15 या 0 से लेके 15। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। तो कोई भी दो मार्किंग 1 and 2 ले लीजिए, 5 and 6 लीजिए, 9 and 10 ले लीजिए, उनके बीच का जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और आप जब देखेंगे 1 से 2 या 5 से 6 के बीच में आप देखोगे कि अगेन उसमें छोटे छोटे डिवीजन है, 10 हिस्से में उसको बांटा गया है। तो लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज अ मिलीमीटर, और वो जो एक छोटा सा सबसे छोटा हर 1 सेंटीमीटर के बीच में जो है वो सबसे छोटा मार्किंग जो है वो 1 मिलीमीटर, यानी स्केल से सबसे कम आप जो नाप सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। So the length of one of these smaller parts is called a millimeter. 1 millimeter is the smallest unit of length that you can measure using this scale. 1 millimeter is equal to 1/10 of a centimeter. तो बोल रहे हैं कि जो आप इस स्केल से सबसे छोटा जो आप मेजर कर सकते हो that is 1 millimeter, and एक 1 millimeter किसके बराबर है? 1/10 of a centimeter, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है, यानी 1/10, and आप उसको डेसिमल में जब एक्सप्रेस करोगे it is equal to 0.1 centimeter. For measuring larger lengths, we use a larger unit called a kilometer, which is equal to 1000 मीटर। लेकिन अगर बहुत लंबी दूरी, यहाँ से मैं जमशेदपुर की दूरी नापूं तो मैं मीटर्स में नहीं बता सकती हूँ, या दिल्ली से मुंबई की दूरी, तो वी कांट एक्सप्रेस इन छोटा यूनिट सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर, तो उसके लिए वी विल यूज बिगर यूनिट जैसे कि किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज यूनिट्स एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और छोटे चीज को मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मिलीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ ब्लू में क्वेश्चन है, लेट अस रीड इट आउट। Would it be convenient to use unit meter to measure larger lengths, such as the length of a railway track between two cities, or to measure smaller lengths, such as thickness of a page of a book? तो बोल रहे हैं कि आप जो अगर रेलवे लेंथ है या रेलवे ट्रैक की लंबाई या 2 सिटीज के बीच में जो लंबाई है उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप मीटर या बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे, या आपका जो नोटबुक का थिकनेस निकालना है, एक पेज का थिकनेस निकालना, तो क्या आप और भी स्मॉलर यूनिट्स यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े बड़े सिटीज के लिए तो हम लोग किलोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, एंड थिकनेस ऑफ पेज के लिए फर्दर और स्मॉलर यूनिट्स होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। In some scales you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches, where 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर। आप ही अपने ज्योमेट्री बॉक्स का अगर स्केल देखेंगे तो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है जैसे वो ग्रीन स्केल दिया है जिसमें दोनों ही तरफ में ऊपर और नीचे दोनों ही सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, एंड दूसरा एक स्केल होता है जो व्हाइट यहाँ ड्रॉ किया गया है जिसमें ऊपर में सेंटीमीटर्स में है, नीचे में जो है बहुत दूर दूर आपको 1 2 3 4 5 6 नजर आएगा, वो है इंच। तो 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्लियर डेज यूनिट सच, जो टेलर होते हैं ना वो इंच में ज्यादा मेजर करते हैं ना, इतना इंच उतना इंच है ना वैसा। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वेर यूज टू मेजर लेंथ। तो जब पुराने समय में इंच का ज्यादा इस्तेमाल होता था, और फुट है ना, 1 फुट 2 फुट, 1 फुट का मतलब 12 इंच है ना, या 30 सेंटीमीटर के आसपास होता था। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। तो कुछ लोग अब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप घर में फ्लोरिंग कर रहे हो, टाइल्स का मेजरमेंट वो हमेशा फुट में होता है ना, 2 फुट का या इंच या फुट में मेजर करते हैं, या आप हमने जैसे घर का फ्लोर का लंबाई चौड़ाई सारा फुट में, या टेलर मैंने बताया वो इंच में मेजर करते हैं, ठीक है। Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our results be still different? तो जो बॉय है वो पूछ रहा है कि अगर हरदीप, आई गेस उसका नाम था, कि क्या अब हम स्केल से, अगर मीटर स्केल से मेजर करेंगे टेबल की लंबाई, क्या अब भी अलग अलग होगा? तो वो गर्ल बोलती है कि नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहले सही तरीका सीखना पड़ेगा, है ना। आप कैसे आप टेढ़ा रख रहे हो स्केल, दूर से पकड़ रहे हो स्केल, तो इट वोंट बी करेक्ट। फॉर मेजरिंग, तो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या है? लेट अस सी। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। आप कोई भी मेजरमेंट जब करोगे, किसी भी चीज की लंबाई नापोगे, तो सही स्केल आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, यू मे यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल। अगर आपको एक पेंसिल मेजर करना है तो आप जाके वो बड़ा मीटर रॉड नहीं लाओगे, यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल है। सिमिलरली, इफ द हाइट ऑफ ए रूम इज टू बी मेजर्ड, यू मे नीड अ मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप। लेकिन अगर किसी रूम का हाइट आपको मेजर करना है तो वहां छोटा स्केल नहीं चलेगा, आप मीटर रॉड का इस्तेमाल कर सकते हो, मीटर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। लेकिन आप अगर एक पेड़ की मोटाई, गर्थ यानी पेड़ की मोटाई, अगर कितना मोटा है पेड़, या आपका चेस्ट का मेजरमेंट, जैसे आप शर्ट सिलवाने जाते हो तो टेलर आपके शर्ट के मेजरमेंट लेता है, उसे आप मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वो
फिक्स मैंने फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वहाँ आप क्या करोगे, फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज अ टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। तो वहाँ में सबसे सही तरीका रहेगा आप फ्लेक्सिबल जो टेप रहता है, जो रोल करके टेलर्स रखते हैं, उसका इस्तेमाल करना। तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल? अब स्केल को कैसे सही तरीके से रखें? प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। तो फिगर 5.4 में जिस तरह से दिखाया गया है, आपको जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है स्केल को उससे सटा के रखना है, ना कि उससे दूर। एंड दैट टू आपको टेढ़ा नहीं रखना, जैसे फिगर बी में रखा है, आपको सीधा रखना है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल? और आंखों को आप कैसे रखें? आप टेढ़ा खड़ा होकर नहीं देख सकते, बिल्कुल आंख को सीधा रखिएगा, आप जहां मेजर कर रहे हैं बिल्कुल उसके सीधे सीधे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। आप अगर एक पेंसिल की लंबाई नाप रहे हो तो आपकी आंख बिल्कुल पेंसिल के टिप के पास होना चाहिए। एक एंड पेंसिल का 0 पे रहेगा, दूसरा जहां रहेगा वहां आपकी आंख होनी चाहिए, यानी यहाँ एक तरीका ए बी सी, तो बिल्कुल ए के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा आप देखिए। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन? सपोज आपका स्केल का एंड्स ब्रोकन है, टूटा है, तो आप कैसे मेजर करोगे? जैसे यहाँ एक नीचे में दिख रहा है फिगर 5.6 में, वहां 0 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 से मेजर करेंगे। एंड उसके बाद जहां तक है वहां से 1 को माइनस कर लेंगे। जहां से भी आप मेजर करो, आप 2 से शुरू करोगे तो जो फाइनल लेंथ है वहां से 2 माइनस आप करो, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। If the ends of the scale are broken or the 0 marking is not clear, it can still be used for measurement. With such a scale, use any other full mark of the scale. तो आप अगर स्केल टूटा है तो जो भी फुल मार्किंग है, जहां से आपको शुरू हो रहा है वहां से आप शुरू करिए। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो आप दोनों एंड में जो रीडिंग्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, in figure 5.6 the reading is at one end is 1 centimeter and the other end is 10.4 centimeter। तो जैसे इस फिगर में दिख रहा है, एक एंड 1 पे है, दूसरा 10.4 पे है, तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ? तो उस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा 10.4 माइनस 1 आप करोगे एंड यू विल गेट 9.4। तो हाउ डू, अब बात करते हैं कि वी हैव आईज, वी आर एबल टू सी, लेकिन अगर कोई अगर है विजुअली चैलेंज्ड अगर है, जिसे नजर नहीं आता, तो हाउ कैन ही मेजर? तो हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ्स? वे कैसे मेजर करते हैं? दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। तो वो जो ना ऐसा एक स्टील का स्केल आता है, आप उसे छू के देखोगे तो आप फील कर सकते हो। तो बाय टच दे फील एंड मेजर द लेंथ, नो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब यहाँ बोल रहे हैं कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, एक्टिविटी है कि आप कलेक्ट करो, जैसे कोम्ब है, पेन है, पेंसिल, इरेजर, एंड सबकी लेंथ को आप मेजर करो। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑल्सो। जैसे मैंने बताया, तो कोई भी मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द नंबर एंड द अदर इज द यूनिट। तो आप कोई भी चीज मेजर करो तो साथ में नंबर के साथ में यूनिट भी लिखना जरूरी है, उसे मत भूलो, ये बताया गया। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू with that of your friend. Are the measured lengths the same or slightly different? If not same, discuss the possible reasons for the differences। तो बोल रहे हैं कि आप अलग अलग चीज़ों से आप मेजर करिए कोई एक ऑब्जेक्ट को और सारे फ्रेंड्स करिए एंड देखिए कि सबका सेम मेजरमेंट आया कि अलग अलग आया। अगर अलग आया तो क्यों आया है? तो मे बी सही तरीके नहीं था, आई का प्लेसमेंट सही नहीं था, है ना, ऐसा हो सकता है। यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो जब भी हम किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर ही इस्तेमाल करें, अनलेस वो आपके कोई सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रहा है। अगर कोई बिगिनिंग में आ रहा है मीटर या किलोमीटर शब्द, तब आप कैपिटल यूज करिएगा, अदरवाइज आप स्मॉलर केस ही इस्तेमाल करिए। द सिंबल्स किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर आल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स। एंड हमेशा जब इसका सिंबल भी यूज करते हो तो डोंट राइट कैपिटल के एंड स्मॉल एम, दोनों ही स्मॉल आएगा, है ना। मीटर में भी स्मॉल एम, सेंटीमीटर में भी ये नहीं कि सी को बड़ा लिख दिया एम को छोटा, नो, नॉट लाइक दैट, दोनों ही स्मॉलर केस में या लोअर केस में आएगा। एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस फॉर द प्लूरल्स। एंड कहीं में भी आप दिस 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर, इट इज नॉट 10 किलोमीटर्स, एस नहीं लगाना है, दैट इज रॉन्ग। Note that a full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence। बहुत लोगों का आदत होता है किलोमीटर के एम डॉट लगा दिए, एम लिख के डॉट लगा दिए, नो, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। अगर वो सेंटेंस का एंड है तभी आपने फुल स्टॉप या डॉट लगाना है। While writing the length always leave a space between the number and the unit। और बिल्कुल सटा के नहीं लिखना, 10 सेंटीमीटर तो 1 0 और cm बिल्कुल एक साथ सटा के नहीं लिखना। आप 10 लिखो, leave a space and then write centimeter। Measuring the length of a curved line। ये तो बात हो गया कि सीधा सीधा है तो हम नाप लिया। अब अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन है तो how can you measure that? Anish and his parents fixed electric string lights on the arches of the veranda of their house as shown। तो यहाँ दिख रहा है घर है, उस घर के आर्च में इतने सुंदर से सजाया गया लाइट्स फॉर ए सेलिब्रेशन एट होम। उनके घर में सेलिब्रेशन था, उन्होंने घर को सजाया था इस तरह से। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट? तो अब घर में कितनी लंबा स्ट्रिंग लाइट चाहिए, उन्होंने कैसे मेजर किया होगा? तो इन केस ऑफ ए कर्व्ड लाइन, मेजरमेंट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और विद बाय यूजिंग ए थ्रेड एज शोन। तो अगर आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व लाइन मेजर करना है तो आप या तो फ्लेक्सिबल टेप जो होता है उसका इस्तेमाल करो, या आप एक थ्रेड से पूरे डिस्टेंस को नाप लो। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल स्केल नहीं है तो आप थ्रेड से नाप लो, उसके बाद थ्रेड की लंबाई को आप किसी भी स्केल से मेजर कर सकते हो।
describing position. One day, the teacher informs a student that she has planned an educational visit to a nearby garden. एक दिन टीचर ने बच्चों को बताया कि हमने एक प्लान किया है, एक एजुकेशनल विजिट होगा, एक ट्रिप होगा पास वाले गार्डन में. She asked the students to reach there directly in the morning. और टीचर ने सबसे कहा कि आप सुबह सीधा उसी वेन्यू पे पहुंच जाना. दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फार्दर. अब सब डिस्कस करने लगे कि स्कूल नजदीक पड़ेगा कि गार्डन नजदीक पड़ेगा, कि कौन सा दूर पड़ेगा, है ना. तो तस्नीम एंड पद्मा सेज द गार्डन वुड बी क्लोजर व्हाइल दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी क्लोजर. तो तस्नीम एंड पद्मा को लगा कि नहीं, हमारे लिए गार्डन ही नजदीक पड़ेगा. दीपा और अनीश को लगा कि नहीं, उनके लिए स्कूल नजदीक पड़ेगा. हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस. और हरदीप को लगा कि दोनों इक्वल डिस्टेंस में. ऐसा क्यों है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पद्मा का घर गार्डन से सबसे पहला पद्मा का घर है, फिर तस्नीम का घर है, तो उन्हें तो बराबर ही लग रहा है. अनीश का घर और दूर है, दीपा का घर भी दूर है. तो दीपा और अनीश का घर स्कूल से नजदीक, और हरदीप का घर देखिए बीच में है, उसका घर गार्डन से जितना दूर है स्कूल से भी उतना ही दूर है. हु डू यू थिंक इज करेक्ट? आपको क्या लगता है कौन सही है? तो एक्चुअली सब सही थे. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. देन व्हाई आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउस. तो उसके बावजूद भी सबका आंसर अलग अलग इसलिए है क्योंकि सब अपने घर से स्कूल की दूरी, अपने घर से गार्डन की दूरी देख रहे हैं. If instead each of them had thought of distances from a same object or point, say the bus stand, then their observations would have been same. Sorry. लेकिन अगर सबसे पूछा जाता कि बस स्टैंड से क्या सामने है स्कूल की गार्डन, तो सबका जवाब एक होता है ना. When distance is started with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. तो अब जब भी कोई किसी भी चीज की दूरी बताओ तो एक फिक्स पॉइंट से बताएंगे तो सब सेम रहेगा. जैसे मैंने बताया कि अगर मैं पूछूं कि स्कूल से बस स्टैंड कितनी दूर, या स्कूल से गार्डन कितना दूर है, स्कूल से पद्मा का घर कितना दूर है, तो वो फिक्स रहेगा क्योंकि हमने एक फिक्स पॉइंट को मान लिया जहां से दूरी नाप रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ए रेफरेंस पॉइंट. अगर मैं पूछूं कि आपके अगर मैं सबसे पूछूं कि स्कूल कितना दूर है, तो सब अपने अपने घर से बताएंगे. कोई बताएगा मेरे घर से तो सामने है, कोई बताएगा नहीं मेरे घर से काफी दूर पड़ता है. तो ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि स्कूल का डिस्टेंस क्या है. अगर मैं बताऊं कि बताइए कि बैंक से प्राइमरी स्कूल कितना दूर है, बैंक से आपका घर कितना दूर है, तो ये बताना एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू के रेस्पेक्ट में बताना वो ज्यादा सही होगा. तो कोई भी जब हम नापते हैं कोई भी डिस्टेंस तो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से नापते हैं. अगर मैं पूछूं कि राखा माइंस से टाटा स्टेशन कितना दूर है, तो वो ये बताना आसान रहेगा, है ना, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है और सबका जवाब एक होगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर है. या मैं पूछूं टाटा से हावड़ा कितने दूर है, तो जब आप स्टेशन से नापोगे, एक फिक्स पॉइंट से नापोगे, तो सबका जवाब सेम होगा और वो नापना आसान होगा. ये नहीं कि मैं बोलूंगी कि अच्छा साक्षी से बताओ, अच्छा बिस्टुपुर से बताओ, अच्छा मॉल से बताओ, तो सबका अलग अलग होगा, वेरी करेगा. या मेरे अपने घर से बताओ, तो ऐसे. अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड. द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइंस विद चूना पाउडर लाइमस्टोन फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे. तो कुछ दिनों बाद हरदीप दोस्तों से आके बोलता है, बहुत एक्साइटेड है, बोलता है कि चलो चलते हैं प्लेग्राउंड में, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर ने हमें बुलाया है, लाइन ड्रॉ करना है चूना से, क्योंकि हमें कबड्डी का कोड बनाना है स्पोर्ट्स डे के लिए. पद्मा, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम. यदि ऐसा है तो हमें तो बहुत लंबा मेजरिंग टेप चाहिए होगा, चलते हैं स्पोर्ट्स रूम से लेते हैं. तो यहाँ फिगर 5.10 में आपको दिख रहा है एक बड़ा सा टेप है ना, जो जैसे खेत की लंबाई या बिल्डिंग में जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां में आप देखेंगे कि इस तरह बड़ा रोल रहता है टेप का, उसका वो इस्तेमाल करते हैं. तो दीपा बोलती है, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइंस. मतलब अच्छा ठीक है, पहले हम एक जो रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट तो तय कर ले जहां से हम नाप के डिस्टेंस मेजर करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट अस कॉल दिस अवर रेफरेंस पॉइंट. तो बोलती है जिस पॉइंट से हम फिक्स करेंगे, जहां से लाइन ड्रॉ करना है, दूरी नापना है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. तो यहाँ दिख रहा है जहाँ ग्रीन सूट वाली खड़ी है वहां एक रेफरेंस पॉइंट उन्होंने बनाया, वहीं से सारे मेजर करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वाज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stones on the side of the road. तो पद्मा जो है वो विजिट कर रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो दिल्ली में था. एंड वो जब जा रही थी तो उसे नजर वो पढ़ते हुए जा रही थी. वो किलोमीटर स्टोन जो होता है रोड के किनारे, जिससे पता चलता है अब कितना दूर बचा है, तो वो पढ़ते हुए जा रही थी. ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर. यानी इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ से दिल्ली की दूरी 70 किलोमीटर है. फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रेड दिल्ली 60 किलोमीटर, और अगला जो किलोमीटर स्टोन उसे मिला उसमें लिखा हुआ था दिल्ली 60 किलोमीटर. यानी कि ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. इससे पता चला था अब केवल 60 किलोमीटर दूर रह गया दिल्ली, यानी कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर के और काफी करीब आ गई, अब कुछ ही दूरी बची है. These kilometer stones are indicated her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. तो यहाँ दिल्ली फिक्स पॉइंट है,
जो स्टोन है ये बदलता जा रहा है, दिल्ली फिक्स पॉइंट है तो इसीलिए उसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, एंड उससे कितनी दूरी पर एक एक स्टोन है वो इंडिकेट कर रहा है द किलोमीटर स्टोन्स. What do such kilometer stones indicate? तो the kilometer stones indicate distance from a fixed point या fixed place, है ना? How could Padma conclude that she was getting closer to her destination? कैसे पद्मा को पता चला कि she was getting closer? क्योंकि as she traveled further तो उसने देखा कि the kilometer distance mentioned on the kilometer stone decreased, वो कम हो गया. It was showing 60 kilometers, यानी कि earlier it was 70 kilometers. That means the distance from that place to Delhi was 70 kilometers. थोड़े दूर और चलने के बाद when she saw the kilometer stone वहां लिखा हुआ था Delhi 60 kilometer. It means that now the distance between the kilometer stone and Delhi is only 60 kilometer. अब जो किलोमीटर स्टोन है दिल्ली के बीच की दूरी अब केवल 60 किलोमीटर रह गया था. इससे पता चल रहा है कि she was getting closer. If the kilometer stone reads Delhi 70 kilometer as shown, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. तो अगर 70 किलोमीटर स्टोन दिखा रहा है यानी कि पद्मा अभी 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और बाद में अगर दिखा रहा है 60 किलोमीटर, that means the position of Padma is 60 kilometer from Delhi. Does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? क्या इससे पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट और पद्मा के बीच में दूरी बदलता जा रहा है? बिल्कुल बदलता जा रहा है ना. When does the position of an object change with respect to a reference point? अब आप बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के तुलना में तो इससे आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? इससे आप समझोगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग. अगर पद्मा का दूरी दिल्ली से बदल रहा है दैट मीन्स पद्मा इज मूविंग, ऑब्जेक्ट या बस इज मूविंग. डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? यस, है ना. आपका जो पोजीशन है इस रेफरेंस पॉइंट के तुलना में अगर चेंज हो रहा है तो इससे पता चलता है कि आप मूव कर रहे हो या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. मूविंग थिंग्स. लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट. बोल रहा है आप अपने आसपास देखिए 5 ऑब्जेक्ट बताइए जो मूव कर रहा है, 5 ऑब्जेक्ट ऐसा बताइए जो मूव नहीं कर रहा है. तो यहाँ में दिया है कि काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जो है वो आपका ट्री है. तो इस तरह से आप भी और 5 ऑब्जेक्ट इसमें जोड़ सकते हो. तो as an object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. अगर कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है? अगर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. अगर उस रेफरेंस पॉइंट के तुलना में अगर उसका पोजीशन बदल रहा है समय के साथ विथ टाइम, तब हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? अगर उसका पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के तुलना में बदल नहीं रहा है समय के साथ तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एक और एग्जांपल देकर समझाया गया है. दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड. दीपा बस में थी एंड बस में वो देखती है आसपास कि सारे लोग बैठे हुए हैं अपने अपने सीट में. शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स. कुछ देर बाद कुछ मिनट बाद वो फिर देखती है, तब भी देख रही है कि सारे लोग अपने अपने सीट पर ही बैठे हैं. शी वंडर्ड आर दे मूविंग. तो उसे लगने लगा कि क्या ये मूव कर रहे हैं. शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स आर नॉट चेंजिंग विद टाइम. और वो देख रही कि नहीं भाई पहले भी वहीं बैठे थे अब भी वहीं बैठे हैं, इसका मतलब जो पैसेंजर्स हैं इनका पोजीशन तो बदल नहीं रहा समय के अनुसार, तो देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट. तो समझ जाती कि नहीं हाँ हाँ ये तो रेस्ट पर है करके वो कंक्लूड करती है. हाउएवर व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड शी फेल्ट दैट दे वर इन मोशन एज द पोजीशंस वर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू थिंग्स आउटसाइड. लेकिन वो जैसे बस के बाहर देखती है तो वो समझ जाती है कि नहीं हम सब तो मूव कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, आप रेफरेंस के लिए अगर कोई ट्री लोगे तो आप देखेंगे कि नहीं चेंज हो जा रहा है पोजीशन. बाहर में अगर कोई पोल इलेक्ट्रिक पोल है तो आप देखेंगे नहीं आपका पोजीशन फिर चेंज हो गया. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप मूव कर रहे हो. तो द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है आपको ये जानने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में. हाउएवर इफ शी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस एज द रेफरेंस पॉइंट देन द पैसेंजर्स वर इन मोशन. लेकिन बाहर में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रेफरेंस पॉइंट मान रही थी तो उसे लग रहा था कि बस मूव कर रहा है. लेकिन अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर मैं बस में बैठी हूँ, आप बस में बैठे हो, आप अपने आपके बगल में जो बैठा है उसे आप देखोगे तो वो भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो. लेकिन अगर बस के बाहर से कोई आपको देख रहा है तो उसे आप दोनों ही मोशन में नजर आओगे, है ना. तो ये ऑल डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे. आप जब बस में बैठे हो तो आप अपने रेफरेंस में देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो सारे लोग बैठे आपको नजर आएंगे. लेकिन जब बाहर से आप जब बस को देख रहे हो, आप अगर बाहर में है बस के और दूसरों को ट्रैवल देख रहे हो तो आप फिक्स्ड पॉइंट हो और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बस है वो मूव कर रहा है तो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है इट इज इन मोशन. तो सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड along a straight line on a calm sea. Suppose there is no window on the ship. Is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary? तो मैंने शिप के बाहर तो पूरा पानी ही पानी होता है ना, हर तरफ एक जैसा ही नजर आता है. तो बोल रहे हैं कि अगर आप शिप के विंडोज आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई चीज मूव कर रहा है या नहीं. तो ये तो डिफिकल्ट है जानना, है ना. शिप के बाहर सब कुछ एक समान नजर आता है, आप किसको रेफरेंस पॉइंट मानोगे. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन.
तो अलग अलग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ में। तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। बोल रहे हैं कि एक इरेजर अपने हाथ में लीजिए, उसे ड्रॉप करिए। तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्व इट्स मोशन, कैसा वो मूव करेगा, क्या वो टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आके गिरेगा। डज इट मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन? यस। When an orange drops from the tree, does it move in a straight line? उसी तरह अगर ऑरेंज एक पेड़ से गिरेगा तो वो कैसे गिरेगा? बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा। Have you ever seen a Republic Day parade? आपने परेड अभी हमारे यहाँ होने वाला है, इंडिपेंडेंस डे परेड, तो आप देखेंगे कि सारे मार्च पास्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, डू दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? यस, ऑफ कोर्स। व्हेन अ हेवी ऑब्जेक्ट इज पुश्ड, इट मे आल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी भारी चीज को आप जब मूव कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑब्वियस वे जो है वो है कि आप उसे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करो। तो डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या सारे ऑब्जेक्ट केवल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं? यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन अ स्विंग एंड मेरी गो राउंड्स। आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? अच्छा सॉरी, मैंने एक लाइन स्किप कर दिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर वर्ड शब्द का मतलब ही होता है इन अ लाइन, है ना, एंड मोशन माने मोशन, मूवमेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा कि इरेजर का गिरना, ऑरेंज का गिरना, परेड में मार्च पास्ट स्टूडेंट्स का करना, या हेवी बॉक्स का मोशन जो था, ये सारा स्ट्रेट लाइन में था। तो इन सबको हम बोल सकते हैं दे शो लीनियर मोशन। अब बात करते हैं दूसरे मोशंस के, जैसे कि आप झूले में, स्विंग में जब आप झूल रहे हो तो कैसे हो रहे हो, आगे पीछे डोल रहे हो, है ना, या मेरी गो राउंड गोल गोल घूम रहे हो मेरी गो राउंड में, तो क्या ये लीनियर मोशन है? नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा अलग था। तो एक और एक्टिविटी दिया है, टाई एन इरेजर और ए पोटैटो टू वन एंड ऑफ ए थ्रेड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड एंड व्हर्ल इट। बोल रहे हैं कि एक पोटैटो के लीजिए या इरेजर को लीजिए, एक धागे में बांध लीजिए और उसे गोल गोल घुमाइए, ध्यान से, किसी को लगे ना, ठीक है। एंड कैसा मोशन है? तो आप देखेंगे कि गोल गोल घूम रहा है ना। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ ए मेरी गो राउंड? तो मेरी गो राउंड गोल गोल घूमते हैं, क्या उसी के जैसा आपको लग रहा है? तो बिल्कुल हाँ, लग रहा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। तो जब किसी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस मोशन को बोलेंगे, मैंने गोल गोल सर्कल में घूम रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहाँ एक लड़की स्टोन घुमा रही है, बगल में एक मेरी गो राउंड है। अब थर्ड टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगेन एक एक्टिविटी है, एक इरेजर या पोटैटो के एक थ्रेड में बांध लीजिए एंड हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग अदर एंड ऑफ द थ्रेड। उसे अब जैसे पिक्चर में दिखाया है, धागे को हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए एंड डज इट स्टार्ट मूविंग? आप उसे हल्के से हिला दीजिए तो आप देखेंगे कि वो साइड टू साइड, ऐसा उसको साइड में पकड़ के थोड़ा हिला देंगे तो आप देखेंगे कि वो स्विंग झूले में जैसे झूला आगे पीछे डोलता है वैसा मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, देखिए एक फिक्स पोजीशन है, यहाँ हाथ उसका फिक्स्ड है, उस फिक्स पोजीशन के आगे पीछे झूल रहा है, मैंने वो इरेजर झूम रहा है। झूला ऊपर में एक रॉड है, वो फिक्स्ड है, उसके आगे पीछे हो रहा है, कभी उस रॉड के आगे आएगा, कभी उस रॉड के पीछे जाएगा। तो एक फिक्स्ड पोजीशन के इधर उधर झूम रहा है, झूल रहा है। तो ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो है, सम फिक्स पोजीशन के अबाउट, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे घड़ी का पेंडुलम, वो भी ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। एक और एक्टिविटी दिया है, टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, होल्ड इट्स एंड प्रेस टू अ टेबल। You may use a few books or a brick to hold it. Press the free end of the strip slightly and let it go. यहाँ बोल रहा है कि एक स्केल आप ले लो या मेटल का स्ट्रिप आप कुछ भी ले लो, कोई सा भी, टेबल में रखो और उसके ऊपर भी कुछ वजन आप रख दो, कुछ किताब रख दो, पत्थर रख दो, ईंट रख दो, कुछ भी भारी, एंड उसे अपने हाथ से हिलाओ तो वो कैसे स्ट्रिंग आगे पीछे, जैसे गिटार का स्ट्रिंग कॉपी करोगे कैसे वाइब्रेट होता है, वो वैसा वाइब्रेट होगा। तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही है ना, वो बीच वाले पोजिशन से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, तो एक ही समय पे मैंने आगे पीछे हो रहा है। तो ये और एक मोशन का भी एग्जांपल इसको बोलते हैं। एंड पीरियोडिक मोशन अगर बराबर समय पे होगा तो उसे पीरियोडिक भी बोलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। अगर बराबर समय में कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ के आगे पीछे हो, जैसे घड़ी का पेंडुलम, वो 1 सेकंड इधर गया या आधा सेकंड उधर लेफ्ट, आधा सेकंड राइट, वो बराबर समय पे इधर उधर झूमता है। झूला ऐसा नहीं हो सकता, आप उसका स्पीड आप चेंज होता रहता है तो आप बोल नहीं सकते हो कि फिक्स्ड इंटरवल में आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, ऐसा नहीं। अगर आगे पीछे हो रहा है लेकिन बराबर समय में हो रहा है तो उसका कोई भी मोशन, कोई एक फिक्स पोजीशन से बराबर समय में बार बार उसी पाथ को रिपीट कर रहा है, उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे हो सकता है, और एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा नहीं है ना कि एक बार 365 डेज लगा, अगले साल थोड़ा सुस्ता गया है, अब हम 400 दिन लगाएंगे एक चक्कर लगाने में, ऐसा नहीं होता है ना। अर्थ अगेन उसी पोजीशन में आने में उसे 365 डेज ही लगते हैं, 365 डेज और 4 घंटे लगते हैं, तो बाद में जाके लीप ईयर में ऐड हो जाता है ना। तो यानी कि वो बार बार सेम पोजीशन में आने में सेम समय लग रहा है और रिपीट कर रहा है। तो ऐसा जब मोशन रिपीट होता रहता है उसे हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, सेम पीरियड में आके रिपीट हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro, but circular and oscillatory motions are periodic in both circular and periodic motions are periodic in nature। यानी कि सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है अगर वो बराबर समय में रिपीट करे,
एंड ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है अगर बराबर पीरियड में अपने मोशन को वो रिपीट करे, आगे पीछे बराबर समय में हो तो उसे हम पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। दैट्स इट, एंड नोट्स मैंने दे ही दिया है, प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स। थैंक यू।